नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। बिहार में चुनावों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग और ज्ञानेश गुप्ता जी अब बिहार पहुंच गए हैं और वहां राजनीतिक पार्टियों से वो बातचीत कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर के ज्ञानेश गुप्ता जी की अगुवाई वाला चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर लिस्ट को एक तरीके से फिर से बना रहा था, उस दौरान जो जो टारगेट या लक्ष्य या मकसद गिनाए गए कि हम ये करना चाहते हैं, बिहार की वोटर लिस्ट को शुद्ध करना चाहते हैं, क्या वैसा हो पाया? क्या बिहार की वोटर लिस्ट में अब कोई सवाल नहीं है या फिर अब भी गड़बड़ियां हैं और चुनाव आयोग से इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए? विपक्ष किन सवालों की बात कर रहा है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं? बहुत सारे लोग इन सवालों पर बात कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड भी इस पर बात कर रहा है। अगर आप नेशनल हेराल्ड का नया इशू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जरूरी सवाल हैं जिस पर जनता को और विपक्ष को भी जवाब चाहिए चुनाव आयोग से। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव हो, राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाएं और चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करे, तो सबसे पहले ये सवाल पूछा जाए कि क्या चुनाव आयोग एक साफ सुथरी और शुद्ध वोटर लिस्ट बना पाया? और हमारा मकसद ये भी है कि जब बिहार में लोकतंत्र का फैसला हो, जनतंत्र अपना डिसीजन दे, तब भी इस बात को ध्यान में रखा जाए कि चुनाव आयोग ने अपना काम कैसे किया। हमारे साथ उत्तम सेन गुप्ता सर हैं और हम उनसे इन सवालों को समझेंगे कि अब भी किन सवालों के जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिले और विपक्ष कौन कौन से सवाल गिना रहा है। स्वागत है सर आपका और मैं आपकी शुरुआती टिप्पणी चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। नंदलाल जी, आज आपने जैसा कहा कि चुनाव आयुक्त पटने में हैं और वो अलग-अलग राजनीतिक दलों से मिलने वाले भी हैं और राजनीतिक दल जो है बहुत सारे सवाल उठाएंगे। ये अभी तक साफ नहीं है कि वो केवल अलग-अलग मिलेंगे राजनीतिक दलों से या एक साथ मिलेंगे। ये भी साफ नहीं है कि उनसे मिलने के बाद कुछ सवालों का जवाब जो है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से बाकी लोगों को भी बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन आज और कल जो भी एक्सरसाइज चुनाव आयुक्त करते हैं या चुनाव आयोग करता है, उसके इतर भी बहुत सारे सवाल हैं वो एसआईआर के बारे में, जिसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने उसको साफ नहीं किया है। तो हमें उम्मीद है कि भाई अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में ये चीज़ें जो हैं और साफ होंगी। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो एसआईआर है या गहन क्या बोलते हैं आप, पुनरीक्षण पुनरीक्षण जो है, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है, ये पहले जो है 2003 में एक बार किया गया था, ऐसा इनका दावा है बिहार में। वो भी बिहार में ही हुआ। देश के किसी और राज्य में इस तरह का गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ वहाँ पे। हर एक साल हम जानते हैं कि पुनरीक्षण होती है और हर एक साल जनवरी में एक लिस्ट निकालते हैं, क्योंकि लोग मरते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो इसलिए वो बदलाव होता रहता है वहाँ पे। जनवरी 2025 में भी ये हुआ और उसमें तकरीबन 7.89 करोड़ जो हैं वो जी वोटर्स जी। जो हैं उनको लिस्ट में लाया गया। सवाल ये है कि अचानक 6 महीने के बाद चुनाव आयोग को क्यों ये महसूस हुआ कि भाई एसआईआर की ज़रूरत है, और ये 7.89 करोड़ का जो आंकड़ा है, जो वोटर्स हैं, वो भरोसेमंद नहीं है और उसमें जो है बहुत सारी गलतियां हैं। हाँ, ये उनको कैसे एहसास हुआ? किसी ने एहसास कराया, किसी ने शिकायत करी, या उन्होंने अपनी ही जांच में उनको मिला? वहाँ पे क्या हुआ, इसका कोई खुलासा आज तक नहीं हुआ है। हाँ। दूसरी बात यह है कि माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग यही कहता रहा कि ये उनका विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, वो जब भी चाहें एसआईआर कर सकते हैं, जो सही है कि उनको ये अधिकार है।
लेकिन उनको क्यों ये एहसास हुआ, किन कारणों से उनको लगा कि भई ये करना ज़रूरी है, किन कारणों से वो ये लगा कि भई ये जो आंकड़ा है वो सही नहीं है और उसमें बहुत सारा घाल-मेल है और बहुत सारे जो है घुसपैठिए आ गए हैं और बहुत सारे फेक वोटर्स जो हैं उनका नाम है उसमें। तो ये वो बताने की स्थिति में अभी तक नहीं है और उसको भी उन्होंने बहुत साफ नहीं किया है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने ये मान लिया कि जनवरी का जो स्पेशल रिवीजन था, वो जो है वो फ्लॉलेस नहीं था, वो प्योर नहीं था, वो शुद्ध नहीं था, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थीं। अगर आपने ये मान लिया, लेकिन फिर भी आप भरोसा उन्हीं लोगों पर किया जिन लोगों ने वो स्पेशल रिवीजन किया था और उन्हीं लोगों के भरोसे आपने एसआईआर शुरू किया और 1 महीने के अंदर जो है आपने ये जोखिम उठाया कि आप जो है पूरा का पूरा वोटर्स लिस्ट जो है नए सिरे से आप बनाएँगे। ये भी बात समझ में नहीं आती है कि जो साल भर के एक्सरसाइज़ के बाद आपने जिसको बनाया और उसको आपने नकार दिया ये कह के कि साहब ये शुद्ध नहीं है और उन्हीं लोगों के भरोसे आप एक ऐसा एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा कठिन है और वो भी आप 1 महीने के अंदर जो है वो करने का इरादा आपने बना लिया। तो इतनी हड़बड़ी क्यों हुई? क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे? ये भी उन्होंने ना तो सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है और ना बाहर उन्होंने कुछ बताया है। उनका बस यही कहना था कि भई ये हमारा अधिकार है, हम कभी भी चाहें तो हम ये कर सकते हैं और इसका एक कोई कैफ़ियत देना या एक्सप्लेनेशन देना हमारा काम नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव जो होता है वो चुनाव लोगों के लिए होता है, जनता के लिए होती है, नागरिकों के लिए होता है और नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि भई चुनाव आयोग को अगर लगता है कि ये शुद्ध नहीं है, तो ये लिस्ट क्यों शुद्ध नहीं है? हाँ, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि भई जो अनाउंसमेंट किया गया 24 जून को वहाँ पे और वो अचानक अनाउंसमेंट किया गया कि भई अगले दिन से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो इसका भी कुछ अता-पता नहीं है कि अचानक 24 जून को कैसे उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। उसके पहले उन्होंने किससे कंसल्ट किया? उसके पहले उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ बात किया कि नहीं किया? क्या राजनीतिक दलों की एक बैठक करके उनको बताया गया कि भई ये खामियाँ हैं वोटर्स लिस्ट में और इसलिए हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं वहाँ पे। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 24 बिल्कुल जून को सर, ऐसा अचानक कुछ नहीं आपने हुआ। ये किया। हुँ। बिल्कुल। उसके बाद जो है जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने कहा कि भई हमने हुँ। बीएलओज़ को बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये ट्रेनिंग आपने कब दिया? इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। और 24 जून को आप अनाउंस करते हैं कि 25 जून से ये शुरू होगा और 1 महीने तक चलेगा और आप प्रक्रिया में ये बताते हैं कि बीएलओ जो है वो हर एक घर में जाएगा और 2-2 एनुमरेशन फॉर्म जो है वो वोटर को देगा। एक में पावती देगा, उसमें सिग्नेचर करवा के वो उसको रखने देगा वोटर को और दूसरा अपने साथ जो है वो बीएलओ लेके जाएगा और उसको वो अपलोड करेगा। ये प्रक्रिया थी। तो उस प्रक्रिया के तहत जो है तकरीबन 16 करोड़ एनुमरेशन फॉर्म जो है वो छपना था और हमें आज ये पता है कि वो एनुमरेशन फॉर्म बिहार में नहीं छपी और ये भी पता है कि वो एनुमरेशन फॉर्म जो है वो 2000 मतलब 25 तारीख को 25 जून को जो है उपलब्ध नहीं था। तो ये अचानक जो है वो कैसे छपा, कहाँ छपा वहाँ पे, ये भी बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, एक और सवाल चुनाव आयोग ये कहती रही, खास करके 25 जून के बाद से हर एक दिन वो प्रेस रिलीज़ निकालती रही और ये कहती रही कि भई जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनको हमने सब बता दिया है, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम करें, उन पर दारोमदार है वगैरह-वगैरह। तो उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि भई ये बीएलए होते कौन हैं? क्योंकि ये बूथ लेवल एजेंट जो है अमूमन कैंडिडेट जो है वो अपना अपॉइंट करता है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है, तो उम्मीदवार अपने भरोसेमंद लोगों को वो बूथ लेवल पर लगाते हैं कि भई आप पोलिंग और काउंटिंग जो है हमारे तरफ से आप इसको सुपरवाइज़ कीजिए। और अगले चुनाव में अगर कैंडिडेट बदल जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बूथ लेवल एजेंट वही रह जाए। और बूथ लेवल एजेंट जो है कोई राजनीतिक दल का कोई कर्मचारी नहीं होता है कि उनको आप अपॉइंट कीजिएगा और उनको आप महीने-महीने पैसे दीजिएगा और वो जो है आपके प्रति वफ़ादार रहेगा।
हो सकता है कि वो उम्मीदवार के प्रति वफादार हो सकता है कि वो पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो। हाँ, तो ये बूथ लेवल एजेंट्स का जो मामला है वो भी बहुत रहस्यमय है, क्योंकि ये कुछ सालों से ये चुनाव आयोग दबाव बना रही थी राजनीतिक दलों पर कि आप बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट कीजिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है बूथ लेवल एजेंट कैसे अपॉइंट कर रही है, क्यों कर रही है, उसके बारे में बहुत क्लैरिटी किसी को नहीं। लेकिन ये बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं उनका इन्होंने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह चुनाव आयोग ने रखा था, और वो अप्रैल के महीने में शायद दिल्ली में रखा था या देश के अलग अलग राज्यों में रखा था, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स उन्होंने कराए। लेकिन इतना पता है कि उन वर्कशॉप्स में भी उन्होंने एसआईआर का कोई जिक्र नहीं किया। तो बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये पता नहीं था कि भाई एक इस तरह का एक्सरसाइज होने वाला है और उसमें उनको करना क्या है। और वो जो कन्फ्यूजन जमीन पर दिखा, वो हम लोगों को दिखा वो 25 जून से लेके जुलाई के अंत तक, जब बीएलओज जो हैं खुद परेशान होकर घूम रहे थे कि भाई हमारे पास एनुमरेशन फॉर्म नहीं है, हमारे पास बहुत वर्कलोड है, हमें कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं रहा है, हम कैसे इसको भरें, कोई भर नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, और हम घर पे तो जा ही नहीं रहे थे। तो प्रक्रिया जो उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया वहाँ पे। इनफैक्ट इतना भी हुआ कि बीएलओ ने खुद भी जो है वो एनुमरेशन फॉर्म भर के दिया, जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है। लेकिन चुनाव आयोग खुद जब उन्होंने देखा कि भाई वो एनुमरेशन फॉर्म भर नहीं रहा है, लोग भर नहीं रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने खुद ओरल इंस्ट्रक्शन, मुंह जबानी बीएलओ को कहा कि भाई आप अपने से भर दो, अपने से भर दो और अपने से भर के जो है फॉर्म जमा कर दो वहाँ पे। उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, और उनको फॉर्म भरते हुए जो है वो लोकल यूट्यूबर्स और दिल्ली से जो यूट्यूबर्स गए बाहर से, वो लोग भी दिखाया, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये दिखाया कि भाई बीएलओज बैठ के वो भर रहे हैं। हाँ, जो गैर कानूनी है लेकिन वो हो रहा है। हाँ, और उसी के बाद जो है कुछ लोगों पर एफआईआर हो गया, कड़ाई हो गई, कुछ लोगों को फिर उन केंद्रों में जाने से रोका जाने लगा वगैरह वगैरह। तो ये भी कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ पे। तो ये उनको खुलासा करना चाहिए था। एक और सवाल है कि जो बीएलएज का अपॉइंटमेंट हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बीएलएज बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा थे। चुनाव आयोग के मुताबिक उनका 53,000 या 57,000 इस तरह का कुछ जो है वो बीएलएस थे वहाँ। अब बूथ लेवल एजेंट जो है कोई पार्टी अगर अपॉइंट करती है, तो वो वहाँ पे अपॉइंट करेगी जहाँ पे उनको जीतने का आसार है, जहाँ पे उनका कोई संगठन है, जहाँ पे वो मजबूत अपने को पाते हैं, तो वहीं पे वो बूथ लेवल एजेंट ये करेंगे। और वो अगर 50 सीट पर लड़ रहे हैं तो वो 243 सीट पर तो बूथ लेवल एजेंट नहीं देंगे कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो उन्हीं इने गिने बूथ बूथ में रखेंगे अपने लोगों को जहाँ पे उनको जरूरत है वहाँ पे। और बीजेपी का सबसे ज़्यादा वो 53,000 या 57,000 एजेंट्स थे। अब सवाल ये उठता है कि ये एजेंट्स जो हैं इन्होंने एक शिकायत, ये मैं योगेंद्र यादव जी को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो एक शिकायत, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी यही बात का जिक्र किया था कि एक शिकायत घुसपैठियों के बारे में बीजेपी के एजेंट्स ने नहीं डाला सितंबर तक। अब आके कुछ खुलासा हो रहा है कि भाई एक आदमी जो है वो बीजेपी का लेटर हेड यूज करके उन्होंने 80,000 वोटर्स को निकालने के लिए पेशकश कर दी। अब वो लीगल है नहीं है, उसको माना गया नहीं माना गया, इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ढाका कंस्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा का, वहां से उन्होंने वो रिपोर्ट किया वहां। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये बीजेपी के जो प्रोडक्टिविटी है एजेंट्स का वो क्या रहा। ये इसलिए सवाल उठता है क्योंकि चुनाव आयोग जो है दूसरी पार्टियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि भाई उनसे कोई शिकायतें नहीं मिल रही हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। बूथ लेवल एजेंट्स का ये जिम्मेदारी है, बूथ लेवल एजेंट्स जो है अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए जो है हमें दिक्कत हो रही है, और ये अपना काम करें तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
तो बूथ लेवल एजेंट्स की क्या प्रोडक्टिविटी है, किसने कितनी शिकायतें की और किस दर्ज पर वो शिकायतें दर्ज हुई वहाँ पे, किस ग्राउंड पर, वो भी हमारे सामने जो है अभी तक बहुत साफ नहीं है। एक आखिरी सवाल जो प्रक्रिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि चुनाव आयोग ने 2003 का जो रिवीजन हुआ था वहाँ पे, उस रिवीजन को एक बेंचमार्क माना और उन्होंने कहा कि भई 2003 के लिस्ट में जो लोग थे, उनको जो है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम मान लेंगे कि ये नागरिक हैं, ये वोटर्स हैं, उसमें कोई फर्जी कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसमें जो नहीं थे या 2023 के बाद जो जुड़े, उनको एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर अपने माता-पिता जो हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। जो कुछ भी शायद नहीं हुआ और उनको आखिर में ये कहा गया कि ठीक है भाई, आप एनुमरेशन फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और ये इंस्ट्रक्शंस भी जो है मुँह ज़बानी बोला गया और उसको कोई लिखित निर्देश जो है वो नहीं दिया गया वहाँ पे। तो चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया को वो फ़ॉलो नहीं किए वहाँ पे। 2003 का वो बेंचमार्क क्यों उन्होंने रखा, किस बेसिस पे रखा, ये उन्होंने सफाई नहीं दी। ये नहीं बताया कि भई 2003 में जो लोग थे वो लोग नागरिक हैं और 2003 के बाद जो लोग जुड़े हैं वो नागरिक नहीं हैं। ये आप कैसे आपने तय किया? किस बेसिस पे आपने तय किया? ये कोई खुलासा उन्होंने अभी तक किया नहीं। इन तो सवालों ये पर सारी आएंगे सर, थोड़ा सा जो है मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि देखिए जो बिहार का एडल्ट पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, अगर उसको देखा जाए तो बिहार में 8 करोड़ 18 लाख पॉपुलेशन बनती है और अगर जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसका डेटा देखें तो 7 करोड़ 42 लाख के करीब का जो है वोटर हैं बिहार में, जो अभी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आई है। तो इसमें हम देखें कि 70 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनके जो है आप कह सकते हैं कि वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। सर मैं इन लोगों के बारे में जब सोच रहा हूं कि ये लोग कौन हैं बिहार में, क्योंकि ना तो लाखों की संख्या में घुसपैठिए मिले और ना ही बाहरी लोग जिनके नाम जो है गलत तरीके से वहां पर हों, इस तरीके की बात भी नहीं है। और दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि सिर्फ 6,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल जो है खड़े हुए हैं। 6,000 लोगों एक बड़ी संख्या है अगर हम देखें तो। लेकिन ये कौन लोग हैं सर जिनका मताधिकार जो है चुनाव आयोग कह रहा है कि इनका नाम गलत तरीके से था, ये पलायन कर गए? क्योंकि बहुत सारे जो कारण बताए गए कि किस तरीके से नाम काटा गया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के लिए, उसके बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट आया तो ब्रेकअप नहीं दिया गया है। बहुत सारी चीजों का ब्रेकअप नहीं दिया है चुनाव आयोग ने। जैसे मैं बता दूं कि जेंडर रेशियो उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने ऑब्जेक्शंस नहीं बताए हैं कि कितने ऑब्जेक्शंस मिले और कितने उन्होंने स्वीकार किए। उन्होंने ये डिटेल फिगर नहीं दिया है कंस्टिट्यूंसी वाइज जो डिलीशन हुआ है, डेथ यानी कि मौत, डुप्लीकेशन यानी कि नाम 2 बार 3 बार हो गया है, पलायन और इंसिडेंटली किनका नाम जो है एक तरीके से डिलीट हुआ है। ये सब ब्रेकअप नहीं दिया है चुनाव आयोग। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि 15 लोग भी अगर आ जाएं हमारे सामने और आप बता दें तो हम जो इसको एसआईआर को यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को गलत ठहरा देंगे, खारिज कर देंगे, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? इसमें देखिए 2 चीज़ें बहुत साफ हैं। एक तो चुनाव आयोग ने जो जारी किया है इलेक्टर इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो नहीं बताया, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी डिटेल्स जो हैं उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो फॉर्मेट उनके पास उपलब्ध है और 2009 से लेकर 2025 तक वो लगातार उसी फॉर्मेट में डिटेल्स देते रहे कि भाई हर एक कंस्टिट्यूएंसी में हर एक बूथ पर कितनी महिलाओं को काटा गया, कितने लोग ऐड किए गए, कितने लोग किस उम्र वाले हैं, वो 18 साल के हैं या 20 साल के हैं, 25 साल के हैं या 80 साल के हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई जब वो फॉर्म 6 की बात आई कि भाई अगर आप ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम आपका नहीं है और आप फिर से आप जोड़ना चाहते हैं उसको, तो आपको फॉर्म 6 फिल अप करना पड़ेगा और फॉर्म 6 हम लोग जानते हैं कि वो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए होता है।
तो वो फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनकी उम्र 18 से 20-22 यही होता है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे 80 साल के लोग भी जो हैं, 75 साल, 80 साल, 85 साल के लोग भी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म 6 फाइल कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये लोग कौन लोग हैं? उनका नाम जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया और उसके लिए वो उसके बाद फिर जुड़ने के लिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत साफ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्टर जो है वो 18 साल के ऊपर के उम्र के सारे लोग जो नागरिक हैं उनको ये वोटाधिकार है, वोट देने का अधिकार है। तो आइडियल जो सबसे शुद्ध आपको वोटर्स लिस्ट होगा तो उसपे 100% इस तरह के नागरिक जो हैं उनका नाम होना चाहिए। तो आपने जैसा कहा कि 8 करोड़ 18 लाख एडल्ट पॉपुलेशन है और ये सरकारी आंकड़ा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा ये है। प्रोजेक्शन है सर। और हाँ, क्योंकि अ, जनगणना तो वही नहीं है, प्रोजेक्शन है ये। जनगणना नहीं, लेकिन फैमिली हुँ। हेल्थ सर्वे होता है जी, और जी। फैमिली जी, हेल्थ जी। सर्वे में जो है वो एडल्ट हुँ। पॉपुलेशन की गिनती होती है। तो ओके, ये ओके। फैमिली हेल्थ सर्वे में हुँ, एडल्ट पॉपुलेशन जो है बिहार का वो हुँ, 8 करोड़ 18 लाख जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है। हाँ, हुँ, और उसको हम मानते हैं कि वो ऑफिशियल है तो वो सही होगा। हाँ, हुँ, तो वो 8.18 1 पे 8 करोड़ 8 करोड़ 18 लाख जो था, उतने लोग भी आपके जून वाले लिस्ट में या जनवरी वाले लिस्ट में नहीं थे। जून में आपके पास जो है 8.79 8 करोड़ 79 लाख ही वोटर थे और तकरीबन 29-30 लाख वोटर उसके बाहर थे। और जब आपने 1 महीने का एसआईआर चलाया और एसआईआर के बाद आपने लिस्ट को शुद्ध किया और शुद्ध हुँ, करने के बाद जो है आपने कहा कि हमने 65 लाख लोगों को निकाल दिया है और हुँ, अब जो है वोटर्स लिस्ट में हमारा 7 करोड़ 24 ही लाख लोग रह गए हैं। हुँ, 7 करोड़ 24 लाख। तो हुँ, जून में आपका 97% एडल्ट पॉपुलेशन 18 साल के ऊपर वाले वो वोटर्स लिस्ट में थे हुँ, और आपने अगस्त में जब आपने ड्राफ्ट लिस्ट निकाला तो उस समय हुँ, 97% से कम होके वो 88% हो गया। हाँ, और उसके बाद जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का दौर आया जो सितंबर तक अपना चला वो, और 30 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट इन्होंने जारी किया उसमें उसको बढ़ा के 7 करोड़ 42 लाख उन्होंने बताया कि 7 हुँ, करोड़ 42 लाख वोटर्स जो हैं वो हमारे लिस्ट में हैं और वो वोटर्स हैं। हाँ, तो 7.79 लाख जून में, 7.24 करोड़, आई एम सॉरी, 7.24 करोड़ अगस्त में, और हुँ, 7.42 करोड़ जो है, 7 करोड़ 42 लाख, आई एम सॉरी, वो हाँ। जो है आपका फाइनल लिस्ट में जो है वो नाम आया। हुँ, तो इस तरीके से अगर देखिए तो जो इलेक्टर है उसका करीब 76 लाख लोग जो हैं वो हट गए। वो 76 लाख लोग नहीं, हुँ, 29-30 लाख जून में नहीं थे, अब जो है वो बढ़ के 76 लाख हो गया है। हुँ, चुनाव आयोग कहती है कि हमने 46 लाख 47 लाख नाम हमने काटे हैं वहाँ पे। वो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो 7.89 से वो 47 लाख गिन रहे हैं कि 7.89 लाख करोड़ वोटर्स जो हैं हमारे थे, 7 करोड़ 79 लाख, वहाँ से हमने काट के 7.42 लाख करोड़ में हम ले आए हैं, इसलिए 47 लाख लोगों का नाम कटा है। हुँ, और उसमें भी तुर्रा ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई जब 65 लाख का उन्होंने आंकड़ा दिया था तो उसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था कि 22 लाख लोग उसमें से मृत हैं, मर हुँ, गए हैं। और ये सवाल उठा था कि भाई जनवरी से जून तक 22 लाख लोग मर गए, ये कुछ गले से उतरता नहीं है, ये किस बेसिस पे वो कह रहे हैं? उनको कोई एप्लीकेशन मिला है या वेरीफाई किया है या बीएलओ ने जाके देखा है या डेथ सर्टिफिकेट उनको मिला है? उतने डेथ सर्टिफिकेट्स बिहार में इशू किए गए कि नहीं किए गए? इस तमाम सवाल जो है उस समय उठने लगे। हाँ, फिर जो है इस बार जैसा आपने कहा कि भाई घुसपैठिए कितने हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। दीपंकर कह रहे हैं कि 6,000 लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे है, क्या है वहाँ पे, और कितने लोग माइग्रेट किए। किसी को पता नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है किस राज्य से दूसरे राज्यों में कितने हैं।
लेकिन अब तो बिहार के बारे में चुनाव आयोग के पास आंकड़ा है, तो चुनाव आयोग ये कहने की स्थिति में है कि बिहार से साहब इतने लाख लोग जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, तो वो आंकड़ा भी आना चाहिए, लेकिन वो आंकड़ा वो नहीं दे रहे हैं। और जो फॉर्मेट वो 2009 से लेकर 2025 तक फॉलो किया उन्होंने, उसको नहीं फॉलो करने के पीछे क्या राज है, ये भी समझ में नहीं आता। कि जब आप पिछले चुनाव में भी आपने उसी फॉर्मेट में आपने डिटेल्स दिया, तो अब जो है वो फॉर्मेट आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? तो ये सवाल उठना भी लाजमी है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो फॉर्म फॉर्म सॉरी या बहुत सारे सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं फाइनल फिगर्स को लेकर वहाँ पे। तो नंदलाल जी, आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा था कि ये लोग कौन हैं जो छूट गए, जिनका नाम नहीं दरअसल है। तो मैं इसमें मेरा जानने का मकसद ये था सर, मैं थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई कर दूं ताकि आप फिर से इसको स्पष्ट तौर पर सुन पाएंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं। देखिए सर, जब 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे बिहार में और 2024 का चुनाव, उसके बाद समरी रिवीजन होता है और उसके बाद जब एसआईआर होता है तो वो कम हो जाते हैं, 7 करोड़ 24 लाख हो जाते हैं, फिर वो बढ़ के 7 करोड़ 42 लाख हो जाते हैं। तो साफ है कि वोटर कम हुए हैं और स्त्री पुरुष का अनुपात अगर देखें 1000 पे तो वो भी घट गया है। मेरा सवाल यही है कि ये बिहार के लोग अगर हैं तो इनका मताधिकार क्यों छिन गया? बिहार को जानने का हक है ये। नहीं, सही बात है। अभी तक हम लोग को जितना जानकारी है उसमें तो ये है कि महिलाओं की संख्या घट गई है यहाँ पे। और ये जानकारी भी हम लोगों के पास है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं या जिले हैं, वहाँ पे वोटर्स घट गए हैं यहाँ पे। और ये भी जानकारी है कि जो दलित हैं, बहुत ही गरीब हैं, जो अपलोड नहीं कर सकते हैं, जिनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ये अंदाज है कि वो लोग भी शायद फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए होंगे, और वो भी जो है उनका नाम बड़ी संख्या में वो हटाया गया होगा या कट गए होंगे वैसे। तो ये अंदाज है हम लोगों का, लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि ये स्पष्ट नहीं किया है और चुनाव आयोग ने इसको बताया नहीं है साफ साफ, तो इसलिए हम लोग सफाई से ये जानते नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ें बाहर आएंगी, ये चीज़ें बाहर आएंगी, ये चीज़ें छिपने वाली नहीं है वहाँ पे, तो वो चीज़ें आएंगी बाहर। लेकिन ये तीन तबका जो है, जो माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यक लोग हैं, महिलाएं हैं और दलित हैं वहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं ऐसा माना जा रहा है वहाँ पे। अब डिस्ट्रिक्ट भी अगर आप देख लीजिए तो सीमांचल में जो किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, इस तरह के जो जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कटा है वहाँ पे। ये भी अजीब सा सवाल है कि भाई जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 8%, 9%, 10%, 12% लोग कट गए वहाँ पे, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं कटे, इसका क्या राज है? छपरा में क्यों नहीं इतना कटा वहाँ पे, गोपालगंज में क्यों सबसे ज़्यादा कट गया वहाँ पे, पटना में क्यों कटा वहाँ पे? तो ये चीज़ें जो हैं ये समझ में नहीं आ रही है अभी तक। तो अब चुनाव आयोग अगर मेहरबानी करके ये सब के बारे में हम लोगों को बताए, बिहार की जनता को बताए, तो फिर हमें कुछ पता होगा। जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर हमने बात की सर कि 8 करोड़ 18 लाख के करीब बिहार का जो पॉपुलेशन है वो है। अगर हम उसको देखें और फिर 7 करोड़ 42 लाख के जो वोटर हैं उनको देखें तो लगभग 9% के आसपास जो है आबादी जो है का एक गैप दिख रहा है कि वोटर और आबादी का जो हिसाब है उसमें। अगर सर जैसा कि चुनाव आयोग चाहता है कि इसको देश भर में किया जाए एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, तो भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्शन के हिसाब से मानी जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो फिर सुप्रीम कोर्ट कब ये फैसला करेगा कि मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों से मताधिकार छीन रहा है एसआईआर की वजह से और ये ठीक नहीं है क्या? क्योंकि हम बात संवैधानिक संस्थाओं की कर रहे हैं और इसका फैसला होगा कि चुनाव आयोग ने अपना काम बेहतर तरीके से किया कि नहीं। और इसी को लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता का भी ये दावा था कि हम वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहे हैं।
तो आपका काम शुद्ध रूप से हुआ कि नहीं? क्योंकि अभी देखिए जो गया की इमामगंज में जहाँ से जीतन राम मांझी पिछली बार जीते थे, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2008 2841 वोट घट गए हैं और वहां पर जीतन राम मांझी 1634 वोट से 2020 में जीते थे। ऐसी बहुत सारी सीटों पर है, इसका असर होगा सर? नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी। भाई आपने एसआईआर जो किया है उसका असर तो पड़ेगा वहाँ पे, और कुछ पार्टियों पर जो है कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में आपका डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होगा वहाँ पे, तो ये तो जाहिर है। लेकिन अब किन कंस्टिट्यूएंसीज में होगा, कैसे होगा, वोटर बिहेवियर क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग कोई अंदाज नहीं लगा सकते वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन सबसे एक अहम बात जो है कि भाई वोटर की संख्या आपने घटा दिया, लेकिन चुनाव आयोग पोलिंग बूथ्स का नंबर जो है बढ़ा दिया। इस एक्सरसाइज में पोलिंग बूथ्स का नंबर जो है बिहार में वो बढ़ रहा है। हाँ। और उसके पीछे तर्क ये है कि भाई हम लोग भीड़ जो है हर एक बूथ में वो कम करेंगे। वो हम 1200, 1500, 1600 वोटर नहीं रखेंगे, उसको कम करके हम 800, 900, 1000 में ले आएंगे। तो इसलिए हमने बूथ बढ़ा दिया। अब ये कितना तर्कसंगत है ये भी सोचने लायक है, क्योंकि बिहार में ये एसआईआर के साथ-साथ ये भी हुआ है कि वोटर्स को अलग-अलग बूथ्स में भेज दिया गया है। मान लीजिए एक परिवार के 8 लोग या 6 लोग एक बूथ में शामिल थे, उसमें से 3 लोगों को 2 किलोमीटर दूर दूसरे किसी बूथ में भेज दिया गया। और वो अक्सर ख़ास करके जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, वहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 2, 4, 10 इस तरह के केसेज़ हम लोगों को मिला है। जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि भई हमारा जो नया बूथ है, वो जो है एक ख़ास समुदाय या एक ख़ास पार्टी के समर्थकों का गढ़ है और वहाँ हम नहीं जाएँगे, वोट देने के लिए नहीं जाएँगे। तो आप डिसएनफ्रेंचाइज़ जो कर रहे हैं, वो बूथ के लेवल पर भी मैनिपुलेशन करके आप कर सकते हैं। हाँ। और ये भी बिल्कुल। जो है वो चुनाव आयोग साफ नहीं कर रही है कि भाई जिस परिवार के लोग एक ही बूथ पे एक ही घर पे रहते हैं, उसी बूथ पर वो लगातार वोट देते आए हैं, तो उनको फिर अलग करने का क्या मतलब? उनको कुछ लोगों को जो है वो 2 किलोमीटर दूर भेजने का क्या मतलब? और क्यों ये किया जा रहा है? किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो ये भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए शक तो बहुत सारे हैं, शक हैं, शुबह है, और चुनाव आयोग की मंशा जो है वो बहुत साफ नज़र नहीं आती है, दिखती नहीं है वो, और बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो दे नहीं रहे हैं। हाँ, तो इसलिए चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा वहाँ पे, लेकिन इम्पैक्ट होगा इसमें तो कोई शक है नहीं। आखिरी सवाल है सर और मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है इसी पर कंक्लूड करेंगे। जैसा कि हमने देखा 2024 का चुनाव, तो वोट परसेंटेज चुनाव खत्म होने के बावजूद बढ़ता रहा और सही समय पर डिटेल्स नहीं बताया चुनाव आयोग ने कि कितनी वोटिंग हुई है। और जब बहुत पहले चरण के बाद तो हंगामा टाइप का हो गया, लोग कोर्ट पहुँच गए कि जानकारी नहीं दे रहा है। ज्ञानेश गुप्ता आए तो उन्होंने कहा कि हम शुद्ध करेंगे, चुनाव आयोग के काम को पारदर्शी बनाएंगे, सारे सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने उनके तमाम दावे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने देखी है, वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे भूला नहीं जा सकता। बावजूद इसकी जब बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आती है तो उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? इससे लोकतंत्र में जनता का भरोसा कैसे मजबूत होगा? कैसे माना जाएगा कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? इन सवालों के साथ बिहार चुनाव में जाना, अब भारत के जो लोकतंत्र की बात है, चुनावी तंत्र की बात है, उसमें भरोसा मुझे तो नहीं लगता कि जनता का बढ़ेगा। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए 3 चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कम किया है पिछले कुछ सालों में। पहला, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बावजूद सरकार ने नियम ये बनाया कि भई चुनाव आयोग पर सरकार का नियंत्रण होगा, और चुनाव आयुक्त का जो है वो नियुक्ति प्रधानमंत्री उनका और उनका चुना हुआ कोई मंत्री वो करेगा, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उसको वीटो कर दिया जाएगा।
तो प्रधानमंत्री और एक मंत्री उनके अपने प्रेफ़रेंस के, वो जो तय करेंगे वही चुनाव आयुक्त बनेगा। उसमें लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन खानापूर्ति के लिए रख दिया गया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भई जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो चाहती थी कि चुनाव आयोग जो है एक निष्पक्ष चुनाव आयोग हो और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। और ठीक उसका उलट जो है इन्होंने ये कानून बनाया। तो एक तो वो है। दूसरा इन्होंने एक कानून बनाया जिसके तहत इन्होंने कहा कि भई चुनाव आयुक्त पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो है कोर्ट में आप शिकायत नहीं कर सकते वहाँ पे। जबकि यही सरकार जो है वो ये बता रही है कि कानून जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास है पार्लियामेंट के, कि भई अगर मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो अगर 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, वो जेल से ऑपरेट नहीं कर सकता है। और उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए हम लोग कितने मोरालिटी को फ़ॉलो करते हैं, हम लोग कितना नैतिकता का ये है। अ, और लेकिन आप चुनाव आयुक्त को आपने इससे बरी कर दिया। आपने एक इम्यूनिटी दे दिया कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों आपको लगा कि भई चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल केस भी हो सकता है? तो ये भी शक पैदा करता है। हाँ, तीसरा चीज़ जो इन्होंने ये किया कि वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा चुनाव के बाद एक पिटीशन पर, इलेक्शन पिटीशन पर, जब चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि भई आप सीसीटीवी फुटेज जो है और फॉर्म 17 सी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन किया हुआ फाइनल वोटिंग जो ये है, वो कैंडिडेट को मुहैया करवाई। तो ये 10 दिसंबर को शायद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये 19 दिसंबर तक जो है चुनाव आयोग और लॉ मिनिस्ट्री मिलकर उन्होंने एक कानून ही बदल दिया। वो नियम बदल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम इसको किसी को नहीं दिखाएँगे। सीसीटीवी फुटेज जो है वो 45 दिन तक रखेंगे और 45 दिन के अंदर अगर इलेक्शन पिटीशन दाखिल नहीं हुआ, तो फिर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उसको नहीं रखेंगे। हाँ। और 17 सी नहीं दिखाएँगे, 17 सी जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है वगैरह-वगैरह। इसके पहले वो ये कहती रही कि साहब ये हमारा और पोलिंग एजेंट के बीच का मामला है। ये हमारा और पोलिंग पॉलिटिकल पार्टी के बीच का मामला है, हम और कोई इस पे दखल नहीं दे सकता है। तो इलेक्शन पिटीशन जो है वो सबके बस की बात नहीं है, वो फाइल करना जो है वो टाइम लगता है, सबूत इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो वो 45 दिन के अंदर जो है अब इलेक्शन पिटीशन आपको फाइल करना ही है। तो बहुत कम इलेक्शन पिटीशंस फाइल होते हैं, अपना जो हार जाता है वो कोर्ट में जाके चैलेंज करता है, वो बहुत कम फाइल होता है। तो ये उनको पता है। तो ये जो 3 बदलाव इन्होंने किया है, कानूनी तौर पर बदलाव किया है, इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम हो रही थी और कम हुई है और अब एसआईआर जो है, वो एक आखिरी कील जो है, उनकी विश्वसनीयता पर पड़ रहा है। और दूसरे राज्यों में जब एसआईआर ये लगाएँगे, लागू करेंगे, तब ये शक लोग बता रहे हैं, बयाँ कर रहे हैं कि भई उसमें आधार का जो प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कि आधार को आप एक्सेप्ट कीजिए, तो वो केवल बिहार के लिए जो है अभी तक वो लागू है। लेकिन बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी ये आधार वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी कोई निश्चयता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और लोग ये मानते हैं कि भई ये सरकार जो है ऐसा कुछ करेगी, कानून में बदलाव करेगी कि दूसरे चुनाव के पहले या एसआईआर करने के पहले वो जो है वो आधार को भी वो डॉक्यूमेंट्स में से निकाल देगी। हाँ, तो इसलिए एक ऐसे समय से हम लोग गुज़र रहे हैं जब लोकतंत्र के लिए बहुत अहम सवाल हमारे सामने खड़े हैं और उसका जवाब ढूँढना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल मैं बात करूंगा सर कि राहुल गांधी ने जो महादेवपुरा पर बात की थी तो वोटर लिस्ट की बात की थी, फिर उन्होंने कर्नाटक की बात की, अलंद की बात की, महाराष्ट्र की राजौरा सीट की बात की। सब जगह पे जो उन्होंने आरोप लगाए वो वोटर लिस्ट के बेस पर ही लगाए। बिहार में हम देखिए, और आप बात कर रहे हैं तब भी वोटर लिस्ट पर ही सवाल है। नहीं और बात सही फिर है। नहीं मैं अगर आपका सवाल ठीक से समझ पाया हूँ, तो ऐसा है कि 2009 के चुनाव के बाद या 2009 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बारे में सवाल खड़ी की थी कि ये ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है। उस पर उन्होंने किताब लिखा था, उसमें वो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया था
और उसके बाद 2011 आते-आते वो इस मुद्दे को भूल गए और ये मुद्दा जो है वो खटाई में पड़ गया। लेकिन ये सवाल जो है कोर्ट के सामने आता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2016 या 17 में कि आप वीवीपैट लगाइए। वीवीपैट लगाइए ताकि ये पेपर ट्रेल जो है वो दिखे और ईवीएम पर जब बटन दबाते हैं तो वही जो है एक पेपर स्लिप जो है वो आपको वोटर को दिखना चाहिए कि भाई आप सही बटन दबाया और ये स्लिप सही दिखा रहा है कि आपने वोट कास्ट किया। अब वीवीपैट को लेके भी कई सालों तक विवाद चला और लोग ये डिमांड करते रहे कि भाई आप वीवीपैट को भी काउंट कीजिए और वीवीपैट के साथ आप ईवीएम को मैच कीजिए। ईवीएम में अगर दिखा रहा है कि भाई किसी पार्टी को 80 सीट मिला है और वीवीपैट भी दिखा रहा है कि हाँ 80 सीट मिला है तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन वो अगर मिसमैच कर रहा है वहाँ पे तो फिर सवाल खड़े होंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं हुई, चुनाव आयोग भी तैयार नहीं हुआ और तर्क ये दिया गया कि इसमें बहुत समय लगेगा। ये बहुत समय लगेगा और ये काउंट नहीं किया जा सकता, जबकि आप हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके वो वीवीपैट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वहाँ। अब इस सब के बाद अब जो सवाल खड़ा हो रहा है वो वोटर लिस्ट फ्रॉड का है कि वोटर लिस्ट ही में आप बदलाव कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में आप 2 तरह से सर, बदलाव कर रहे हैं। मैं एक महादेवपुरा में सॉरी सर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी हरियाणा का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां लगभग 3 साल के बाद पंचायत चुनाव के ईवीएम की रिकाउंटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में और चुनाव परिणाम बदल गया। जो हारा हुआ उम्मीदवार था वो जीत गया। तो ईवीएम को लेकर के और उसकी काउंटिंग किस तरीके से उसको इलेक्शन कमीशन प्रोसेस करता है, उस पर बहुत सारे सवाल इसके बाद हैं और वो खबर वायरल हुई थी। विपक्ष ने उसे हाथों हाथ लिया था, सबने सवाल किए थे। तो वो जो आप बात कर रहे थे वीवीपैट वाला, वो मामला भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तब जो है सिर्फ 5% की बात करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरीके से टाल मामले दिया पर था। वो आगे बढ़ गया था कि चलिए जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, बात सही है, लेकिन हम लोग वोटर लिस्ट फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि जो जी। महादेवपुरा और अलंध अलंध कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में जो राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, तो महादेवपुरा में वोटर ऐड करने की बात थी, एडिशन, कि भाई आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से, गलत तरीके से आपने वोटर्स को नाम ऐड किया और ऐसे-ऐसे वोटर्स का नाम ऐड किया जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसमें वो एग्जाम्पल्स आ गए थे कि भाई एक जगह पे आप दिखा रहे हैं कि 80 लोग रहते हैं, जबकि वो एक ही फैमिली रहती है। लेकिन वहाँ पे वोटर्स लिस्ट में जो है वो दिखाया जा रहा है कि भाई 80 लोग हैं। तो ये लोग कौन हैं? इनको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ गया। तो उनका नाम आ गया तो उनके नाम से किसने वोट दिया? हाँ, तो ये सारे सवाल जो पूछे जाने लगे तो चुनाव आयोग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अलंध में मामला डिलीशन का था। राहुल गांधी जी ने ये दिखाया कि भाई आप एक सॉफ्टवेयर यूज करके एक किसी कॉल सेंटर में केंद्र बना के आप एक साथ हजारों लोगों को आप डिलीट करवा रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर के यूज करके, एक प्रोग्राम यूज करके आप ऑनलाइन जो है ये काट रहे हैं। हाँ, तो ये पॉसिबल है। तो ईवीएम के समय में भी हुआ था कि वो हैक हो सकता है कि नहीं, आप रिमोट से आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं। वो अलंध में ये साबित हुआ कि भाई ये हो सकता है कि भाई आप ओटीपी यूज करते हैं, आप टेलीफोन यूज करते हैं वहाँ पे, और ओटीपी जो है कैसे गलत जगह पे पहुंच जाता है, कौन वो ओटीपी जनरेट करता है, सवेरे 4 बजे उठ के कौन डिलीशन के लिए अप्लाई करता है, कौन एक साथ जो है 10-10, 20-20 एप्लीकेशन फाइल करता है, कैसे 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशन फाइल हो जाते हैं, कैसे जो है वो 4-5-6 सेकंड में एक एप्लीकेशन फाइल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो राहुल बिल्कुल गांधी सर। ने उठाया। तो ये वोटर्स सारे लिस्ट जो है सवाल वो जो कभी आप सॉरी, जी। नहीं मैं बताइए, ये कह रहा बताइए। था कि आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सही थे और अलंध में जो राहुल गांधी के आरोप थे उसमें ये थे कि चुनाव से पहले वो मामला पकड़ा गया था और बहुत सारे जो लोगों के जो वोट थे वो बच गए थे और हजारों की संख्या में ये लोग थे और बाद में उन्होंने वोट किया। लेकिन सवाल ये था कि एक प्रोसेस था जिसके जरिए नाम डिलीट करवाने के लिए ये किया गया था सब कुछ।
जो पकड़ा नहीं, गया था। अलंद में एक और खास बात थी कि जो जी। टेलीफोन नंबर्स यूज किए गए, वो हम्म। टेलीफोन नंबर्स कर्नाटक के थे ही नहीं। हाँ वो बिल्कुल। टेलीफोन नंबर जो है महाराष्ट्र के, झारखंड के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के थे। तो आप बिल्कुल सर। स्टेट के बाहर में बैठ के आप उसको डिलीट करवा रहे हैं वहाँ पे। ये खास बात थी कि भाई ये भी किया जा सकता है। हाँ, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही के बूथ का कोई आदमी कर रहा है, लेकिन उनका नाम यूज़ हो रहा है। और वो इसलिए साबित हुआ कि जितने लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि कानून ये है, रूल ये है कि भाई बूथ में जो लोग हैं, वोटर्स लिस्ट में नाम दर्ज है, वही लोग जो है दूसरों का नाम वो डिलीट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के तहत क्या किया गया कि सारे बूथ में, वोटर्स लिस्ट में जो पहले नंबर पर जो दर्ज था वोटर, उसी को चुना गया ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो ये कैसे होगा? ये आपने एक प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम में आप कहा कि भाई वोटर्स लिस्ट से पहला नाम को चुन लो वहाँ पे, तो वो उसने कर दिया। हाँ, दूसरी खास बात ये थी कि भाई आप जिसको डिलीट करना चाहते हैं, आप किसको डिलीट करना चाहते हैं? आप अब्रप्टली, यानी एट रैंडम नहीं कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों को डिलीट कर रहे हैं जो एक खास पार्टी के लोग हैं या कि एक खास पार्टी को वोट देती है। अदरवाइज आपको डिलीट करने का तो कोई मतलब नहीं है कि आपने खाली संख्या कम करने के लिए तो आप डिलीट कर नहीं रहे हैं। आप डिलीट कर रहे हैं कि ताकि किसी एक पार्टी को फायदा हो और दूसरे पार्टी को नुकसान हो। हाँ, तो वो भी इससे साबित हुआ। और चुनाव आयोग का पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए हम ई-सिग्नेचर का प्रावधान कर रहे हैं। जो उन्होंने मान लिया कि हाँ भई, वो इसलिए भी वो थोड़ा-सा गलत ये में पकड़ा गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही वो कहने लगे कि भई एफआईआर तो हम ही ने किया था। तो वो एक तरफ वो कह रहे थे कि भई ऐसा हो ही नहीं सकता है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि भई हमने तो एफआईआर हम ही ने किया था, तो हम तो पाक साफ हैं। हाँ, तो दोनों बिल्कुल तरफ सर। से वो और घिर गए। मुझे लगता है कि हमने आज बिहार के बहाने जो है वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण ज्ञानेश गुप्ता जी चाहते थे, उस पर विस्तार से बात की। और हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को ये समझने में इससे मदद मिलेगी कि बिहार में जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले जब 30 सितंबर को वोटर लिस्ट आई, तो उसमें क्या-क्या खामियां थी और क्या-क्या चुनाव आयोग ने नहीं बताया और उस पर क्या-क्या सवाल थे। बिहार की वोटर लिस्ट और बिहार के चुनाव पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आने वाले समय में आप उत्तम सर को और मुखरता से सुनेंगे। आई होप कि ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बिहार में बहुत कुछ दांव पर है। तो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के साथ आप लोग बने रहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने काफ़ी समय दिया हमें। और मैं अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा कि उन्हें अगर ये वीडियो पसंद आया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो सवाल हैं बिहार की वोटर लिस्ट पर, वो जनता तक पहुँचे और जनता को पता होना चाहिए कि किस वोटर लिस्ट पर चुनाव हो रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।